एक शाम 12 साल के भगत सिंह गहरी सांस छोड़ते हुए घर में घुसे। तभी उसे छोटी बहन अमर कौर दिखाई दी, परंतु वह उससे बिना कोई बात किए चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगे। अमर कौर बड़ी देर से भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन आज वो हुआ जो अक्सर नहीं होता था। बिना कोई बात किए भगत सिंह अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कमरे में झांका। भगत सिंह आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठा था। न जाने कौन सी ऐसी बात थी जिसने 12 साल के एक बालक को इतना गंभीर कर दिया। आगे बढ़कर अमर कौर धीरे से बोली, क्या बात है वीर जी, किसी ने डांटा क्या? भगत सिंह ने आंखें खोली और बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन छोटी बहन के बार बार पूछने पर भगत सिंह पिघल गया। ठीक है बताता हूँ, लेकिन याद रखना यह बात किसी को पता न चले। जानती हो आज मैं स्कूल नहीं गया था। अमर कौर ने पूछा, तो फिर तुम दिन भर कहाँ थे? भगत सिंह ने कहा, मैं अपने एक दोस्त के साथ अमृतसर गया था। बहन ने पूछा, अमृतसर? वहाँ दरबार साहब के दर्शन करने गए थे? नहीं, मैं वहाँ मौत का डरावना रूप देखने गया था। चारों ओर मौत नाच रही थी। कोई घर ऐसा नहीं था जिस पर काल की परछाई ना पड़ी हो। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसे अमर कौर को दिखाते हुए बोला, जानती हो यह क्या है? अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोलियां चलाकर अनेक निहत्थे लोगों को मार डाला। उन शहीदों के खून से पूरी धरती लाल हो गई। यह वहीं की मिट्टी है। तभी भगत सिंह ने कहा, अमरो कुछ फूल ले। भगत सिंह ने एक सफेद रुमाल के ऊपर दवात की मिट्टी रखी और अमर कौर ने कुछ अधखिली कलियां लेकर मिट्टी पर चढ़ा दी। दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। तभी एकाएक भगत सिंह बोल उठे, नहीं नहीं, अब हम गोली नहीं खाएंगे, बल्कि गोली मारेंगे। गोली मारेंगे उन अंग्रेजों को जो हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। हमारे देश को गुलाम बनाने वालों का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। मुझे इस मिट्टी की कसम, शहीदों के खून की कसम, मैं उनकी मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। शपथ लेते समय 12 वर्षीय नन्हे भगत सिंह की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। जलियांवाला बाग में उसने ऐसा क्या देखा कि उसकी रगों में बहने वाला देशभक्तों का खून उबलने लगा। शहीद भगत सिंह के जन्म से लेकर जलियांवाले बाग के नरसंहार की पूरी कहानी जानिए हमारी इस शानदार सीरीज जर्नी ऑफ भगत सिंह के इस एपिसोड 2 में। सत्ताईस सितंबर 1907 शनिवार का दिन पंजाब के लायलपुर जिले का बंगा गांव। सरदार अर्जुन सिंह बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी नवजात बच्चे की किलकारियों से आंगन गूंज उठा। थोड़ी देर बाद दाई ने खुशखबरी दी, बधाई हो, सरदार साहब पोता हुआ है। सरदार अर्जुन सिंह हंसते हुए दाई से बोले, यह मेरा पोता नहीं बल्कि मेरा पुनर्जन्म है। मुझे विश्वास है कि मेरा यह जीवन पूरी तरह से देश सेवा में समर्पित होगा। जिस समय नवजात बच्चे का उनके घर आगमन हुआ, उस समय उनके तीनों पुत्र किशन सिंह, स्वरण सिंह और अजीत सिंह आज़ादी के संघर्ष के चलते कठोर कारावास की सजा भोग रहे थे। लेकिन शिशु के जन्म के तीसरे ही दिन किशन सिंह और स्वरण सिंह को जमानत पर छोड़ दिया गया। अभी उन्होंने घर में प्रवेश किया ही था कि पीछे पीछे अजीत सिंह के रिहा होने का समाचार भी आ पहुंचा। शिशु को गोद में उठाकर दादी जयकौर बोली, मेरा पुत्र किन्ना भागा वाला है। इस दे आउंदे ही विछड़िया होया परिवार फिर तो एक हो गया। मेरा मन कहता है कि पिछले जन्म जरूर यह कोई वड्डा भगत रहा होगा। ठीक है बेबे, आज तो असी सब इसनों भगत ही कवांगे, भागां वाला भगत, भगत सिंह। इस प्रकार अनजाने ही बच्चे का नामकरण हो गया। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो आने वाले वर्षों में सदा सदा के लिए अमर होने वाला था। जेल से छूटने के बाद किशन सिंह और स्वरण सिंह फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए। तीसरे भाई अजीत सिंह चुपचाप तरीके से विदेश चले गए, क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज हुकूमत जाल बिछाए बैठी थी। यूरोप में उन्होंने भारतीयों की आज़ादी की जंग और हो रहे अत्याचारों के बारे में दुनिया को अवगत कराया। उनका प्लान तो कुछ ही समय बाद लौट आने का था, लेकिन उन्हें वापस आने में 36 साल लग गए। अजीत सिंह के हाथ से निकल जाने के बाद सरकार ने किशन सिंह और स्वरण सिंह को फिर से जेल में बंद कर दिया। यहाँ कठोर कारावास और पोषण के अभाव में स्वरण सिंह बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह के अलावा उनके 8 और भी भाई बहन हुए। भगत सिंह केवल उनके बड़े भाई जगत सिंह से ही छोटे थे। भगत सिंह कुछ बड़े हुए तो पिताजी ने उनका दाखिला गांव के ही प्राइमरी स्कूल में करवा दिया। उनके बड़े भाई जगत सिंह भी इसी स्कूल में पढ़ते थे।
एक दिन जगर सिंह स्कूल से लौटे तो उन्हें तेज बुखार था। दवा दारू से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। 11 वर्ष की आयु में जगर सिंह इस दुनिया से चल दिए। बाई की मौत के बाद भगत सिंह जैसे सदमे में चले गए। घर के कोने कोने में जगत सिंह की यादें बसी हुई थी, जिनसे उन्हें दूर करना बहुत जरूरी था। यही सोचकर पिता किशन सिंह ने पलायन करने का सोचा और वो गांव नवाकोट आ गए। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए पिताजी ने उन्हें लाहौर के डीएवी स्कूल में भर्ती करवा दिया। यह वही समय था जब वर्ल्ड वार 1 प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया भर के देश दो गुटों में बंटकर एक दूसरे को नष्ट करने की होड़ में लगे हुए थे। इधर अंग्रेजों को युद्ध में उलझा हुआ देखकर भारत में स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम तीव्र कर दिया गया। अंग्रेज सरकार के मानो पांव दलदल में और सिर मगरमच्छ के जबड़े में था। सरकार किसी भी स्थिति में भारत को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। आखिरकार ब्रिटिश संसद में एक कानून पास किया गया, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून का काम किसी भी तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों और आंदोलनों को रोकना था। उसके अंतर्गत भारत में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार दे दिया गया। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट को भारत में लागू कर दिया गया। एक्ट के लागू होते ही अंग्रेज अधिकारियों ने बिना किसी कारण ही कई राजनेताओं को जेलों में ठूस दिया। गांधी जी ने सरकार से अपील की कि वो राजनीतिक बंदियों को इस एक्ट से दूर रखे, लेकिन सरकार ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इसके रिएक्शन में भारतीय नेताओं एवं जनता में रोष बढ़ गया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में रोलेट एक्ट का विरोध बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप 10 अप्रैल को दोनों नेता बंदी बना लिए गए। सरकार के इस कृत्य से लोगों में रोष की लहर दौड़ गई। इसका जवाब मांगने के लिए जुलूस के रूप में वे कमिश्नर के बंगले की ओर चल दिए, लेकिन अधिकारियों के आदेश पर सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। कुछ ही देर में सड़क लाशों से भर गई। इस भीषण नरसंहार ने लोगों को विचलित कर दिया और उन्होंने 13 अप्रैल वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा के आयोजन का निश्चय किया और यही वो दिन बना जो भारतीय इतिहास में काला अध्याय बनकर रह गया। पंजाबी संस्कृति में 13 अप्रैल का दिन अत्यंत गौरवशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन त्याग, बलिदान, शौर्य, निडरता और साहस का प्रतीक है। कहते हैं कि एक बार गुरु गोबिंद सिंह ने एक सभा आयोजित की। सभा के दौरान उन्होंने चमकती हुई तलवार हाथ में ली और गरजते हुए बोले, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए 5 सिर कमलों की आवश्यकता है। क्या इस भीड़ में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो मातृभूमि के लिए अपना सिर अर्पित कर सके? एक एक कर 5 साहसी युवक उठे और स्वयं को मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। इस परीक्षा में खरे उतरने वाले वो 5 योद्धा 5 प्यारे कहलाए। आज फिर 13 अप्रैल का दिन था। अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर के पास लगभग 6000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे जलियांवाला बाग में उपस्थित थे। रोलेट एक्ट के विरोध में वंदे मातरम के नारों से पूरा बाग गूंज उठा। तभी गवर्नर माइकल ओडवायर को इसकी सूचना मिल गई। जलियांवाला बाग में आंदोलनकारी सभा कर रहे हैं। उसने अपने उपनाम वाले जनरल रेजिनोल्ड डायर को सभा रोकने का आदेश दिया। जनरल डायर 90 सैनिकों को साथ लेकर जलियांवाले बाग की ओर निकल पड़े। जलियांवाला बाग चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। उसमें प्रवेश करने का एक ही मार्ग था, लेकिन वह मुख्य प्रवेश द्वार भी इतना संकरा था कि सिर्फ एक एक करके ही अंदर या बाहर आया जा सकता था। डायर के आदेश पर सैनिक बाग में घुसकर मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें लोगों की ओर तान दी। इस कार्रवाई से बेखबर लोग शांतिपूर्व बैठे हुए भाषण सुनने में मगन थे। जनरल डायर ने शूट का ऑर्डर दे दिया। आदेश मिलते ही सैनिकों ने बंदूकों के मुंह खोल दिए और चारों ओर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर प्रवेश द्वार की ओर भागे, लेकिन वहां तैनात सैनिकों ने उन्हें छलनी कर दिया। कोई चारा ना देखकर लोग बाग की ऊंची ऊंची चारदीवारी लांघने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसमें भी असफलता हाथ लगी। बाग में एक कुआं था। जान बचाने के लिए औरतों ने बच्चों सहित उसमें छलांग लगा दी, परंतु वह कुआं भी काल का मुख साबित हुआ। कुछ देर बाद जनरल डायर सैनिकों सहित लौट गया और पीछे छोड़ गया इतिहास के सबसे घिनौने नरसंहार के निशान। इस नरसंहार में आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार यह संख्या 1400 से भी अधिक थी।
इसके विपरीत अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। जनरल डायर के इस कलंकित करने वाले कृत्य की विश्व भर में निंदा की गई। महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि लुटा दी। बाद में वीर क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोलियों से भूनकर जलियांवाला बाग में मरने वालों के खून का बदला लिया। यह घटना एक ऐसी घटना थी जिसने भगत सिंह के जीवन पर गहरी छाप छोड़ दी और इस घटना के बाद कैसे उनकी जिंदगी एक अलग पटरी पर निकल पड़ी और ऐसा क्या हुआ कि एक बार भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ने को भी राजी हो गए। महात्मा गांधी और भगत सिंह के संबंध आखिर कैसे थे? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस सीरीज जर्नी ऑफ भगत सिंह के अगले एपिसोड में। भगत सिंह को जानने से पहले उनके महान पूर्वजों को जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में उनकी पूरी कहानी बताई गई और यहाँ देखिए शहीदों के सरताज, सब्र और सिद्दत की मूर्त, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत की पूरी कहानी।